हेलो नमस्ते। तो अगर आप यहाँ तक आ चुका है उसका मतलब ये है कि आपने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम दिया हुआ है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको 3 मेन चीज़ें बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आपका जो आरजू सेट रिजल्ट आने के बाद आपको सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद दूसरा चीज़ में आपको जो आपका सिलेक्शन लिस्ट या मेरिट लिस्ट आने से पहले आप आपका कट ऑफ मार्क को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसका थोड़ा बहुत हाईलाइट करूँगा, तो जिसकी मदद से आप जो उसको कर सकता है और आप खुद को एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं वो आप देख सकता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद तीसरा लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में काफ़ी लोगों ने एमएड कोर्स के लिए दिया होगा, एंट्रेंस बीएड के लिए दिया होगा, एलएलबी के लिए दिया होगा। तो उन लोगों के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या किया जाए, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ है जिसको मैं आपको इस वीडियो पे कवर अप करके बताने की बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्राई करेगा। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना है। ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हमको क्या करना चाहिए जब हम लोग का जो आरजू सेट का जो रिज़ल्ट आता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए वो हम आपको अभी बताएगा, आप आराम से सुनिएगा। सबसे पहला चीज़ तो आपको रिज़ल्ट देखना है। रिज़ल्ट पीडीएफ को डाउनलोड करो, फिर देखो आपका नाम कहाँ पे है और आपने कितना मार्क्स कैरी किया है। ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे लोग मुझे कंप्लेन इन द सेंस कि अपना प्रॉब्लम मेरा साथ शेयर करता है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से मैं एजुकेशनल वाला चैनल चला रहा है और खास करके आरजू का रिलेटेड काफ़ी सारे चीज़ में शेयर करता हूँ। तो जिसके कारण से काफ़ी लोग मुझे मेरा अलग अलग सोशल हैंडल्स पे शेयर करता है अपना प्रॉब्लम्स या कुछ इश्यूज़ को लेके शेयर करता है। तो जिसके चलते मुझे लगा कि हाँ, इसके ऊपर मुझे एक कंप्लीट वीडियो बना के रख देना चाहिए, ताकि कल को भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो देन वो आके क्या कर सके, इसको देख सके और समझ सके और जो भी करना है वो उस चीज़ को आराम से कर सके। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है बोलने से काफ़ी लोग मुझे ये बताया है कि अपना मार्क तो आरजू का जो ऑफिशियल वाला आंसर की रिलीज़ करने वाला का अकॉर्डिंग अपना मार्क्स जैसे कि 40 मार्क आया था, पर रिज़ल्ट में देखा है तो मेरा सिर्फ 26 आ रहा है। तो इसमें कुछ है क्या मतलब डिडक्ट करने का, ऐसे वैसे करके काफ़ी लोग मुझे ऐसे बोलता है और अपना प्रॉब्लम को ऐसे शेयर करता है। तो इस चीज़ को लेके मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप कैसे करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो वही है कि आपको रिज़ल्ट का पीडीएफ डाउनलोड करके देखना है, फिर आपका मार्क्स कितना आया है कितना है वहाँ पे वो आपको देखना है। उसके बाद फिर अगर हाँ आपका पहले जो आरजू का ऑफिशियल जो आंसर की रिलीज़ हुआ था उसका अकॉर्डिंग जो भी आपका कैलकुलेशन जो 40 मार्क्स आ रहा था उसमें ज़्यादा आ रहा था, तो अभी रिज़ल्ट में आपका कम आ गया ऐसे कुछ होने से, तो आपको फिर से अच्छा से एक बार आपका प्रीवियस वाला जो भी है उसको आरजू का जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ वाला उसके साथ आपको मैच करते हुए फिर से आपको देखना है कैलकुलेट करना कितना आ रहा है करके। उसके बाद फिर आपका उसमें आपको मालूम होना चाहिए आरजू सेट में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। तो नेगेटिव मार्किंग वगैरह को भी आप देख के क्या कर लेना है, प्लस माइनस वगैरह को कर लेना है। करने के बाद फिर आपका कितना मार्क्स आ रहा है, अभी भी आपका 40 मार्क्स आ रहा है कि या फिर आपका उससे घट गया, वो चीज़ को आपको देखना है। ठीक है। तो वो चीज़ को देखने के बाद उसके बाद फिर अगर आपको लग रहा है कि कहीं तो कुछ तो मतलब मिस्टेक हुआ है, फिर भी आपको लग रहा है कि सब आपका सही है पर आपको यहाँ पे मार्क्स जो है कि आपका रिज़ल्ट में कम दिया गया है, ऐसे कुछ होने से आप इफ़ पॉसिबल आप मेरा साथ भी शेयर करके देख सकते हैं, तो मैं भी उस चीज़ को थोड़ा देख देगा। उसके बाद मेरा साइड से भी सही लगने से मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको करना क्या है। अगर आपको ऐसा है कि आपका मार्क्स 40 ही आ रहा है लेकिन आपका रिज़ल्ट में आपका 26 आ रहा है, तो इसमें क्या है कि हम मान के चल सकते हैं कि कभी कभी आरजू वाला भी तो उसमें भी तो इंसान ही बैठता है और आपका रिज़ल्ट को भी तो इंसान ही उसमें बनाता है, तो मार्क्स को एंट्री भी इंसान ही करते हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि हाँ बाई मिस्टेक किसी और का मार्क्स को आपका उसमें टाइप कर दिया हो, या फिर बाई मिस्टेक ऐसे मतलब पानी पी रहा था तो गलती से कुछ नंबर दब गया जिसके कारण से आपका ऐसे हो गया, या फिर मिस प्रिंट हो गया, ऐसे हो सकता है। मतलब रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपका टेक्निकल कुछ भी इशूज़ के कारण से ये सब चीज़ जो आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका ऐसा हो रहा है बोलने से, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके आरजू में कंसर्न अथॉरिटी को आपको अपना इशू को बताना है कि हमको ऐसा ऐसा है, और वहाँ पे कहाँ जाना है वो अगर आपको आइडिया नहीं है देन आप डायरेक्ट कंसर्न डिपार्टमेंट पे जाके वहाँ उसके थ्रू से आप फिर जा सकते हैं कि आपका ऐसे ऐसे हुआ है करके। आप अपना कंसर्न डिपार्टमेंट पे जाके एचओडी लोग से बात करके वहाँ से होके फिर आप जो डायरेक्ट आप जो ये आरजू सेट का कमिटी तक तो नहीं पहुंच पाएगा और कौन है वो भी मालूम नहीं होगा, तो इसलिए आप डायरेक्ट कंसर्न डिपार्टमेंट पे जाके और वहाँ पे एचओडी लोग से बात करके उसके थ्रू फिर से आपका जो कोरिजेंडम वगैरह अगर बाय मिस्टेक आरजू के साइड से ऐसे वैसे कुछ हो गया या टेक्निकल एरर हो गया बोलने से, तो वो लोग फिर उसको रेक्टिफाई करेगा। फिर रेक्टिफाई करके हाँ सच में हम लोग से ये मिस्टेक हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसे कुछ होने से फिर वो लोग फिर से कोरिजेंडम वाला नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, तो उसमें आपका सही होके आ जाएगा।
तो पहले से मतलब काफ़ी लोग इस चीज़ को मालूम नहीं हो कि काफ़ी लोग क्या होता था कि छोड़ देता था। हाँ, पहले हम 40 मार्क आ रहा था, लेकिन अभी रिजल्ट में 26 आ रहे हैं। अभी हम इसको बात करने ही नहीं जाएगा, मेरा प्रॉब्लम को वहाँ बताएगा ही नहीं। तो आरजू वालों को कैसे पता होगा कि आपका ऐसे कुछ मिस प्रिंट हुआ है या मिस टाइप हुआ है? क्योंकि आरजू वाला भी तो इंसान ही है, और वो आपका सिर्फ नहीं कर रहे, इतना सारा स्टूडेंट हर साल इतना सारा स्टूडेंट इंट्रेंस देने आता है। तो इतना सारा स्टूडेंट का आपका जो रिज़ल्ट को बनाने में इंसान जो एडजस्टेड हो जाएगा, मतलब बहुत ही तक हार के बनाया भी होगा, किसी भी हालत में जल्दी रिलीज़ करना है वगैरह वगैरह, और हायर अथॉरिटी से प्रेशर आ रहा होगा कि जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी इसको देना है करके। तो उसमें क्या होता है कि इंसान से ये गलती वगैरह जो हो सकता है, तो इसलिए आपको जाके बस अपना प्रॉब्लम को वहाँ पे आता से शेयर कर देना है। उसके बाद फिर सब कुछ सही हो सकता है। और आप इसको ऐसे नज़रअंदाज कर देते हैं बोलने से आपको आरजू में भी नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलने से फिर आपके लिए लॉस हो गया, ऐसे नहीं क्या। फिर आपका 40 मार्क्स होता है लेकिन बाई मिस्टेक से 26 हो गया बोलने से आपको आरजू मिलेगा ही नहीं, ऐसे हो जाएगा। मान के चलो आपका 40 मार्क्स था पर आपको बाई मिस्टेक 26 दे दिया रिजल्ट में, फिर कट ऑफ मार्क चला गया 30 कट ऑफ मार्क चला गया, तो आपका तो हुआ ना लॉस्ट। अगर 40 होता तो कट ऑफ मार्क 30 होता तो आप तो मिल रहे ना उसमें आराम से। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ को अच्छे से चेक करके बार बार 2-3 बार ऐसे बार बार थोड़ा अच्छा से चेक करके फिर जितना जल्दी हो सके आप जो आरजू जाके बात कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम को बता सकते हैं। और इनकेस आप जो मतलब ईटानगर कैपिटल कम्प्लेक्स के अंदर में नहीं रहता है, दूर में रहता है ऐसे कुछ होने से, तो फिर आपका कोई ना कोई तो यहाँ पे रहता होगा ईटानगर कैपिटल कम्प्लेक्स के अंदर में, तो वो लोग को आप जो जाने दे सकते हैं अपना प्रॉब्लम को अच्छे से बता के, या किसी दोस्त को भी भेज सकता है, किसी चाचा को, मामा को, भैया, दीदी, किसी को भी आप जो प्रॉब्लम को बता के भेज सकता है कि थोड़ा जाके ऐसे बात कर दीजिए करके। तो उसमें भी फिर आप ऐसे नहीं करना है कि जो इंसान कभी स्कूल ही नहीं गया ऐसे वाला इंसान को फिर नहीं भेज देना है। जो थोड़ा बहुत ये सब चीज़ के बारे में पता है, ऐसे वाला थोड़ा जानकारी वाला इंसान लोग को बता के अच्छा से बता के फिर भेज देना है। फिर वो लोग भी वहाँ पे आप लोग भी जाके प्यार से बात करेगा, प्यार से मतलब पोलाइटली बात करो, प्रॉब्लम को बताओ। इंसान से गलती हो सकता है तो उसमें फिर जाके मतलब रूडली से बात कर देगा, ऐसे फिर नहीं होना है। प्यार से बात करो, प्रॉब्लम को बताओ, तो वो लोग भी रेक्टिफाई करेगा। फिर हाँ, वो लोग से मिस्टेक हुआ है बोलने से कोरिजेंडम वाला देखते रहता होगा, आरजू से काफ़ी बार कोरिजेंडम वाला ऐसे नोटिफिकेशन आता है। अभी आप देखते जाओ, अभी रिजल्ट आया है, उसके बाद फिर बाद में प्रोविजनल सिलेक्शन वाला लिस्ट आएगा, उसमें भी काफ़ी कोरिजेंडम कुछ डिपार्टमेंट का आता है। वो भी ऐसे ही होता है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, ऐसे वैसे के कारण से तो कोरिजेंडम वाला जो है कि आते रहता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आफ्टर आरजू से रिज़ल्ट के बाद आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अपना मार्क्स देखना है, फिर कंपेयर करना है, फिर आरजू का जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ वाला उसके साथ कंपेयर करना है, कैलकुलेट करना है। आपका मार्क्स ज़्यादा आ रहा है लेकिन रिजल्ट पे कम आ रहा है बोलने से आप आरजू जाके बात कीजिए। ठीक है, तो इनकेस किसी का मार्क्स का जगह में कुछ नहीं है, एस दे दिया, ए दे दिया, ऐसे वैसे कुछ है बोलने से, तो अब आपका उस रिज़ल्ट का लास्ट पेज में एक बार देख लो, उसमें अगर कुछ नोट दिया गया हो तो आप उसको देख के समझ सकते हैं। अगर ऐसे वैसे कुछ नहीं दिया गया, नोट शोट कुछ नहीं दिया, बस आपका मार्क्स का जगह में ये एस वाला एक आ गया, ए वाला एक आ गया, ऐसे वैसे कुछ हो गया बोलने से, वो भी हो सकता है बाय मिस्टेक या प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, टाइप मिस्टेक हो सकता है। हो सकता है कि हम जो आपका रिज़ल्ट को बना रहा था, मार्क्स को डाल रहा था, तो आपका नाम का मार्क्स का जगह में हम जो गलती से मिस्टेक होके एस पे प्रेस कर दिया, तो उसमें मार्क्स जो डाला हुआ था वो गायब, एस जो आ गया और ऐसे प्रिंट हो गया, ऐसे भी हो सकते हैं। तो ऐसे वैसे कुछ केस होने से भी तो आगे आप उस रिज़ल्ट का उस PDF में देखो, लास्ट पेज ऐसे में या फिर फर्स्ट पेज ऐसे में आप देखो, उसमें कुछ नोट वगैरह दिया है बोलने से उसको पढ़ लेना, और उसका हिसाब से वो SA जो भी है उसका मतलब भी वहाँ समझाया गया होगा नोट दिया होने से। और अगर नोट नहीं दिया है देन आपको आज जाके बात करना है, इसको भी जल्दी करना है। ठीक है, तो रिज़ल्ट के बाद बस इतना आपको करना है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका जो कट ऑफ मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, रिज़ल्ट आने के बाद फिर कट ऑफ मार्क एक्चुअली इसमें भी आप जो एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मार्क्स भी कहाँ से ऐड करने का जगह आ जाता है। जैसे कि कोई होता है नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स पर्सन, तो वो लोग को तो कुछ अलग से मार्क्स ऐड करता है। फिर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एफिलेटेड वाला कॉलेजेस से ग्रेजुएशन किया है, उस इंसान को भी फिर से कुछ पर्सन मार्क ऐड करता है, तो वो सारा को ऐड करके फिर कैलकुलेट जो मतलब उसमें फिर आपका मार्क्स भी उसमें आपका ज़्यादा निकल जाता है। तो जस्ट रिज़ल्ट निकला है तो आप जो कैलकुलेट करेगा तो वो आपका गलत हो सकता है या इधर उधर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे भी आप अगर देखेगा बोलने से तो आप सबसे फर्स्ट अपना मार्क्स देखो, कितना मार्क्स, मान लो आपका मार्क 30 मार्क है,
उसके बाद फिर देखो कि आपका उस डिपार्टमेंट पे इंटेक कैपेसिटी कितना है। मान लो आपका इंटेक कैपेसिटी 40 इंटेक कैपेसिटी है, तो 40 इंटेक कैपेसिटी होने से आपका 30 मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद फिर आपको देखना है कि कितना कैंडिडेट लोगों ने दिया है, और उनमें से आपसे मार्क्स ज़्यादा लेने वाला कितना लोग है उसको बस देखो, और आपसे मार्क्स कम लेने वाला को छोड़ दो, उसको ध्यान मत दो। आपसे ज़्यादा मार्क्स लेने वाला कितना लोग है उसको निकालो, कितना इंसान है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को निकालो, मतलब आपसे ज़्यादा मार्क्स लेने वाला नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को निकालो कि कितना लोग है। तो मान लो कि आपसे मार्क्स ज़्यादा लेने वाला ज़्यादा नहीं है, मान लो कि 20 लोगों ने ही मतलब आपसे ज़्यादा मार्क्स लिया है, 20 कैंडिडेट लोग ने। तो ऐसे होने से तो आपसे 20 लोग सिर्फ लिया है, दैट मीन्स कि इनटेक कैपेसिटी 40 है, तो 20 घुस या फिर 22 रिमेनिंग हो रहा है। तो आप जो फिर से समवेयर मतलब 30 समथिंग में मतलब आपका जा रहा है। तो ऐसे होने से आप जो थोड़ा होप रख सकते हैं कि हाँ हमको शायद मिल जाएगा होगा करके। तो इसमें भी हम फिर से बोल रहे हैं आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो फिर उसमें एक्स्ट्रा मार्क ऐड करने वाला APST कैंडिडेट को कुछ एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाता है, वो सब होता है। फिर RGU एफिलेटेड वाला से ग्रेजुएशन वाला को कुछ दिया जाता है। ऐसे होके मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, मार्क्स ज़्यादा भी हो जाते हैं। आपसे कम वाला इंसान लोग भी बाद में आपसे ज़्यादा निकल जाएगा और आपसे ऊपर चला जाएगा, ऐसे भी केस आता है। तो उस चीज़ को आपको वो सब चीज़ को भी अगर आपको पता है देन उसका साथ आप जो कैलकुलेट करेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि कोई NCC का C सर्टिफिकेट वाला होगा, तो मान लो कि आपने 30 मार्क्स लिया, आपने कुछ स्पोर्ट्स कुछ नहीं है, आपने NCC कुछ सर्टिफिकेट, NSS कुछ नहीं है, तो ऐसे वैसे कुछ नहीं है, तो मेरा 29 है, मैंने 29 मार्क्स लिया। तो ऐसे होने से, और आप जो APST कैंडिडेट थे लेकिन आप जो बाहर किसी स्टेट में ग्रेजुएशन करके आए हैं और मैंने RGU एफिलेटेड वाला कॉलेजेस में ग्रेजुएशन किया है, तो ऐसे होने से हमको 10% समथिंग मिलेगा और आपको 5% समथिंग मिलेगा। आप भी APST कैंडिडेट, मैं भी APST कैंडिडेट, ऐसे होने से तो ऐसे कुछ मिलता है वेटेज वगैरह, तो वो सबको हम प्लस करेगा। और ऊपर से मेरा पास C सर्टिफिकेट का NCC C सर्टिफिकेट भी है, तो ऐसे होने से उसका भी फिर मेरा में वेटेज जो आ जाएगा। तो ऐसे होके मैं आपसे कई कदम आगे निकल सकता है, ठीक है। तो ऐसे होके एग्जैक्टली जो आपका कट ऑफ है वो जो आप जो वो सब वेटेज वगैरह को आप मालूम होने से तभी आप बढ़िया से निकल सकेगा, अदरवाइज़ आप जो एग्जैक्टली निकलना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये वीडियो शायद थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो हम लास्ट वाला को देखता है। जैसे कि आपने RGU सेट में व्हाट नेक्स्ट फॉर B.Ed M.Ed LLB कैंडिडेट, ठीक है। जो अगर आपने B.Ed का RGU सेट एंट्रेंस दिया है, M.Ed का दिया है, LLB का दिया है, तो ऐसे होने से आपका LLB का मेरिट लिस्ट, LLB और M.Ed का मेरिट लिस्ट जो RGU का साइड से नहीं आएगा, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखो, मेरिट रिजल्ट तो आएगा, मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। बाकी डिपार्टमेंट का रिजल्ट आया है, उसके बाद मेरिट लिस्ट कुछ दिन के बाद आएगा, कल परसों के अंदर में मेरिट लिस्ट आ जाएगा, रिजल्ट के कुछ दिन के अंदर में मेरिट लिस्ट भी आ जाता है, ठीक है। और M.Ed और B.Ed का नहीं आएगा, क्यों बोलने से, क्योंकि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस में आपका LLB कोर्स नहीं है, ना ही M.Ed कोर्स है। M.Ed कोर्स कुछ सालों पहले हुआ करता था, पर फिर पता नहीं क्या हो गया, अभी नहीं है, ठीक है। जिसके कारण से RGU से ये मेरिट लिस्ट जो नहीं निकलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि LLB का हम बात करेगा तो अरुणाचल के अंदर में आपको RGU एफिलेटेड वाला 2 ही कॉलेज होगा। एक आपका अरुणाचल लॉ एकेडमिक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में अला बोल सकते हैं, अला अरुणाचल लॉ एकेडमिक, जो लेकी में। और दूसरा जो है कि आपका जो जरबुम गमलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जोते, जो जोते में है, जरबुम गमलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जोते। तो ये जो जोते पोमा उस साइड में है, तो ये गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, और अल्लाह जो प्राइवेट लॉ कॉलेज है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है बोलने से, आपको क्या करना है कि अरुणाचल लॉ एकेडमिक में पढ़ना है कि या जरबुम गमलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में पढ़ना है, या फिर दोनों में जहाँ मिलेगा वहाँ पढ़ना चाहता है, वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। उसके बाद फिर दोनों कॉलेजेस का एडमिशन नोटिफिकेशन को आपको रुकना होगा, उसको आपको फॉलो अप करना होगा। जब आपका अरुणाचल लॉ एकेडमी का एडमिशन नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको अप्लाई करना होगा। और RGU से जो आपने दिया था LLB का, तो उसमें आपका नाम जो है कि कौन सा पेज में है, उस पर्टिकुलर पेज को आपको प्रिंट आउट लेके रखना है, और आपका नाम जहाँ पे है वहाँ टिक मार्क करके रखना है, क्योंकि वहाँ पे जो मार्क है वो आपको यहाँ पे भी आपको ज़रूरी होगा, आला में आपको अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होगा। और जरबुम गमलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का भी जब एडमिशन नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें भी आपको क्या करना होगा, वो ज़रूरी होगा, तो उसको आपको प्रिंट आउट लेके रखना है। तो यहाँ पे आला में भी और जरबुम गमलिन में भी फॉर्म फिल होगा, उसके बाद वहाँ पे सेपरेट से
आपका मेरिट लिस्ट जो है कि यहाँ पे सेपरेट से बनेगा, यहाँ पे और यहाँ पे भी सेपरेट से बनेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको जहाँ मिलता है वहाँ पे आप जो फिर एडमिशन करके आपका जो एलएलबी कोर्सेज़ को परस्यू कर सकता है, ठीक है। ये है आपका एलएलबी के लिए। और आरजू से आपको सेपरेट से कोई भी नोटिफिकेशन, ये जो आपका सिलेक्शन वगैरह मेरिट लिस्ट वगैरह नोटिफिकेशन जो है कि नहीं आएगा, क्योंकि आरजू का मेन कैंपस में एलएलबी कोर्सेस नहीं है, उसमें एलएलएम वाला जो है एलएलबी जो नहीं है, ठीक है। और एमएड वाला कोर्स का भी आपका कुछ ऐसे है, आरजू में पहले कुछ साल पहले हुआ करता था लेकिन अभी नहीं है, तो जिसके कारण से ये जो है कि आपका एक है हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन करके आपका लेकी में है। ये भी अरुणाचल लॉ एकेडमिक का शायद सेम कैंपस आसपास में ही है, तो उसमें है, उसमें आपका एमएड कोर्सेस है। तो एमएड कोर्सेस के लिए भी आपको आरजू से कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, तो उसके लिए भी आपको हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन का जो एडमिशन नोटिफिकेशन को फॉलो अप करना होगा, तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे एडमिशन फॉर्म भरना होगा। फिर वहाँ से आपका जो मेरिट लिस्ट है वहाँ से निकलेगा, और अगर आप मेरिट लिस्ट में आता है देन आप वहाँ पे एडमिशन ले सकता है। और आपका बीएड के लिए आपका जो आरजू में ओनली 100 तक लेगा। अगर आपका 100 एबव में जा रहा है ऐसे कुछ होने से, तो आप आरजू में तो होप ही मत रखो, वहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला। वहाँ पे 100 चिचुरी पे और 100 से एबव वाला इंसान तो नहीं मिलेगा। तो वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जितना भी बीएड कॉलेजेस है, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, वहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहे तो वहाँ का फिर एडमिशन नोटिस को फॉलो अप करना पड़ेगा। हर एक कॉलेज का सेपरेट से आपको फॉलो अप करना होगा, और हर एक कॉलेज का आपको जहाँ जहाँ आपको पढ़ने का मन है, बीएड कॉलेज पढ़ने का मन है, वहाँ आपको सेपरेट से फॉर्म अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ऐसे करके फिर बीएड वाला में भी आपको जो बीएड बोलो, एमएड बोलो या एलएलबी बोलो, उसमें आपका जो रिज़ल्ट है, आरजू सेट रिज़ल्ट है, वहाँ पे आपका नाम किस पेज में है उस पार्टिकुलर पेज को प्रिंट आउट लेके रखना है, वो आपको एडमिशन करते टाइम को ज़रूरत होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको मैं अच्छे से समझा पाया है, बता पाया है। तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं, जो आरजू सेट वगैरह दिया है उन्हें शेयर कर सकते हैं, आपका नियर एंड डियर को शेयर कर सकते हैं, उन्हें काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट ठीक है और मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, या मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है ऐसे कुछ होने से, आप मुझे सब्सक्राइब नहीं किए तो करके सपोर्ट कर सकते हैं, और आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं और उन्हें भी सपोर्ट करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। ताकि कोई सब्सक्राइब वगैरह करते रहेगा, सब्सक्राइबर बढ़ते रहेगा, तो मेरा में भी जो मोटिवेशन है ये सब वीडियो बनाने का, वो बनाए रहेगा। उसके बाद वीडियो चलते रहेगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाना बहुत आसान नहीं होता है, थोड़ा तकलीफ़ होता है, इसलिए मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आप सब मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है।